नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि ईपीएफओ ने अपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसकी जानकारी ईपीएफओ द्वारा 16 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी करके दिया गया है, जिसको आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सर्कुलर का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस सर्कुलर को ओपन कर सकते हैं और इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको हिंदी में सिंपली लैंग्वेज में आपको ये समझाऊंगा कि इस सर्कुलर में ईपीएफओ द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इस सर्कुलर में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2024 को ज्वाइंट डिक्लेरेशन एसओपी वर्जन 3.0 में जो निर्देश दिए गए थे उसकी जगह पे प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए नीचे कुछ नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों नीचे जो निर्देश दिए गए हैं उसमें से सबसे पहला निर्देश ये है कि ईपीएफ मेंबर्स को 3 तरह के मेंबर्स में क्लासिफाई किया गया है, जिससे प्रोसेस को सिंपल बनाया गया है, जो कि नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों पहले में वो मेंबर आते हैं जिनके यूएन में लिंक मेंबर आईडी 1 अक्टूबर 2017 से आधार के बेस पे जनरेट हुआ है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन की जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन प्राप्त हुई है। और दोस्तों दूसरे में वो मेंबर आते हैं जिसके यूएन में लिंक्ड मेंबर आईडी 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट हुआ हो, जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार यूआईडीआई द्वारा वैलिडेटेड हो और ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन प्राप्त हुआ हो। और दोस्तों थर्ड में वो मेंबर आते हैं जिनके पास ऐसी मेंबर आईडी है जिसमें यूएन नंबर तो है लेकिन वो आधार यूआईडीआई द्वारा वैलिडेटेड नहीं है, या वो मेंबर भी आते हैं जिनके पास कोई भी यूएन नंबर नहीं है, या इसमें वो मेंबर आईडी भी आते हैं जो ऐसे मेंबर से संबंधित हो जिनकी डेथ हो गई है। इस केस में ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है वो फिजिकल मोड से पीएफ मेंबर या उसके दावेदार द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड निर्देश में ईपीएफओ द्वारा ये बताया गया है कि जिस लेवल पे चेंज किया जा सकता है उसको एनेक्सर 1 में रिवाइज किया गया है। अब यहाँ पे एनेक्सर 1 आपको कहाँ पे मिलेगा, तो अगर आप इसी पीडीएफ में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एनेक्सर 1 वाला जो पेज है वो नजर आने लग जाएगा। इस पेज को भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले ईपीएफओ द्वारा जो डायरेक्शंस जारी किए गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे थर्ड डायरेक्शन में ईपीएफओ द्वारा बताया गया है कि जहां भी पॉसिबल हो ईपीएफ मेंबर द्वारा डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर के थ्रू सबमिट किए जा सकते हैं, नहीं तो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एनेक्सर 2 में दिए गए हैं उसको एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे एनेक्सर 2 यूज हुआ है। अब एनेक्सर 2 भी आपको इसी वाले पीडीएफ में नीचे दिख जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद एनेक्सर 1 के बाद आपको एनेक्सर 2 यहाँ पे नजर आ जाएगा, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट नजर आ जाएगी कि जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में एक और चीज बताई गई है कि अभी डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो सुविधा है वो स्टार्ट नहीं हुई है, जल्द इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों साथ के साथ ये भी बताया गया है कि सभी पैरामीटर्स जो है उसके लिए कम से कम आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर से अपलोड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो फैसिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है, ये जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। और दोस्तों साथ के साथ इसी डायरेक्शन में ये भी बताया गया है कि अगर कोई मेंबर या एम्प्लॉय खुद अपने ही लेवल पे कोई चेंज कर सकता है तो उसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए 4th डायरेक्शन के बारे में, जिसमें इन्होंने बताया है कि उन सभी केसेस में जहां पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन ईपीएफ मेंबर द्वारा ऑनलाइन फाइल नहीं किया जा सकता वहां पे एम्प्लॉयर ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसमें वो ईपीएफ मेंबर भी है जिनकी डेथ हो गई है, उसके फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए 5th डायरेक्शन के बारे में, जहां पे इन्होंने बताया है कि अगर कोई कंपनी बंद हो गई है तो फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अटेस्टेड कराना होगा किसी भी अथॉरिटी से जो एमएपी पार्ट 2A के पारा 10.18 में ऑथोराइज्ड हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि एमएपी पार्ट 2A के पारा 10.18 कहां से आप देखें। तो दोस्तों, इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उस पीडीएफ में यहां पे पैराग्राफ 10.18 देख सकते हैं। वहां पे जितने भी अथॉरिटी है उसकी लिस्ट दी गई है। आप उनमें से किसी से भी ऑथराइज सिग्नेचर करवा सकते हैं या ये काम आपकी कंपनी भी कर सकती है, लेकिन आपकी जो कंपनी है इस केस में बंद है तो आपको खुद ही कराना होगा। और दोस्तों, साथ के साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ एनेक्सर 3 में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे एनेक्सर 3 का जो फॉर्मेट है वो आपको कहां से मिलेगा, तो इसी वाले आपको पीडीएफ में अगर आप ठीक नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लास्ट में एनेक्सर 3 वाला पेज नजर आने लग जाएगा, जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये एक फिजिकल फॉर्म है जिसको अगर आप चाहते हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की आपको आवश्यकता है तो आप यहां से डायरेक्टली इस फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं ईपीएफओ द्वारा जो 6th डायरेक्शन दिया गया है उसके बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर मेंबर की डेथ हो गई है तो इस केस में फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को दावेदार द्वारा साइन किया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ईपीएफओ द्वारा ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेके जो यहाँ पे 6 डायरेक्शंस दिए गए थे वो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं एनेक्सर 1 के बारे में, जहां पे आपको टेबल के थ्रू लेवल बताया गया है कि किस लेवल पे आपका जो चेंज है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों, ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उसमें से सबसे पहला निर्देश जो था उसमें ही ये लिखा हुआ था कि ईपीएफ मेंबर को 3 तरह के मेंबर में क्लासीफाई किया गया है जिससे प्रोसेस को सिंपल बनाया गया है। और दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अब अगर आप यहाँ पे एनेक्सर 1 में टेबल में देखेंगे तो उन सभी कैटेगरी को यहाँ पे ए, बी और सी में डिवाइड किया गया है, यानी कि आपकी मेंबर आईडी जिस भी कैटेगरी में आती है ए, बी या सी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका जो चेंज का रिक्वेस्ट है वो किस लेवल पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपकी जो मेंबर आईडी है वो कैटेगरी ए में आती है और आप अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं, तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका जो नेम चेंज है वो एम्प्लॉय लेवल पे ही हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आप इसकी रिक्वेस्ट डालेंगे तो चेंज एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो भी चेंज एम्प्लॉय लेवल पे होगा उसमें एम्प्लॉय को कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपकी जो मेंबर आईडी है वो कैटेगरी बी में आती है और आप अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं तो सबसे पहला जो ये चेंज होएगा एम्प्लॉय लेवल पे होगा, यानी कि आप इसकी रिक्वेस्ट डालेंगे, उसके बाद इसको एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी द्वारा अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी सी में आते हैं और आप अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले एम्प्लॉयर द्वारा दी जाएगी, उसके बाद इसकी जो अप्रूवल है वो डीए यानी कि डीलिंग असिस्टेंट द्वारा की जाएगी, उसके बाद इसकी जो अप्रूवल है वो एओ यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर द्वारा की जाएगी, उसके बाद ही आपका जो चेंज है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप इस टेबल को देख के समझ सकते हैं कि आपका जो चेंज है वो किस लेवल पे हो जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो इस टेबल को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टेबल के ऊपर ही एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एनेक्सर 2 नजर आ जाएगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट होएगी। आप जो भी चेंज कराना चाहते हैं उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं उसकी लिस्ट आपको एनेक्सर 2 में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप और भी ज्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एनेक्सर 3 यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नजर आ जाएगा। जिस भी केस में आपको फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने की जरूरत पड़ती है उस केस में आप
आपको ये वाला जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है वो ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है, तो आप इसी फॉर्मेट का यूज करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो सर्कुलर ईपीएफओ द्वारा 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया था उसको पूरी डिटेल में सही तरीके से मैं समझा पाया हूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।